कैपिटल बजटिंग का टॉपिक चला हुआ है हमारा। और कैपिटल बजटिंग में मैंने आपको इसके मीनिंग के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने इसके प्रोसेस के बारे में करना है और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस किस किस तरह के होते हैं और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, किन किन मेथड्स और टेक्निक्स से जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की इवैल्यूएशन होती है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस जो है इसको हमने 8 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा दैट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। ये इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, सबसे पहले हमने उसको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब कि चाहे वो टॉप मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करे कि हमें कहाँ कहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से भी या उसके डिपार्टमेंट के ऑफिसर की तरफ से भी कोई प्रपोजल आ सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पर जो है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आते हैं जिनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, तो चाहे वो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है, वो सभी प्रपोजल्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी को जो है वो सबमिट कर दिया जाता है। तो उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी। तो उस कमेटी के पास जितने भी प्रपोजल्स हैं, वो सभी प्रपोजल चाहे वो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आ रहे हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी को सबमिट कर दिए जाते हैं। अब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड स्टेप आया था स्क्रीनिंग का, स्क्रीनिंग ऑफ प्रपोजल्स की। जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हमारे पास आए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट हेड की तरफ से हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग होना जरूरी है। तो स्क्रीनिंग के लिए क्या करते हैं कि उसमें जितने भी प्रपोजल्स हैं हमारे, उनको हम अलग अलग एंगल से जो है वो स्क्रीन करते हैं कि हमारी जो कॉरपोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजीज हैं, उन स्ट्रेटेजीज को वो सूट करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में वो प्रपोजल्स हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, उस चीज़ की स्क्रीनिंग जो है इस स्टेप में की जाती है। यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, तो सबसे पहली बात कि वो जो प्रपोजल्स हैं अगर हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्ट करने से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उनसे कितनी हेल्प मिल पाएगी, उस बेसिस पर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो क्योंकि जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऐसे हों जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर सकें। उसके बाद जो प्रपोजल्स हमें लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, उनको फिर थर्ड स्टेज पे भेजा जाता है। थर्ड स्टेज है हमारी इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल्स की। जो प्रपोजल्स हैं अलग अलग, उन प्रपोजल्स की इवेल्युएशन होनी है। इवेल्युएशन के लिए कुछ मेथड्स हैं, टेक्निक्स है कैपिटल बजटिंग की, जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो उनको डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, चाहे वो आपके पे बैक पीरियड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में से जो भी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमारे उस प्रपोजल को इवेल्युएट करने के लिए एक सही मेथड है, सही टेक्निक है, उससे उसको इवेल्युएट कर जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो मल्टीपल मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कौन से मेथड्स और टेक्निक से उन प्रपोजल्स को आइडेंटिफाई करती है। तो उन प्रपोजल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट टेक्निक से इवेल्युएट किया जाएगा, और उनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं कि कब किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, कब किस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है, कब ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि उनमें से जो है अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए, किसको प्रायोरिटी दी जाए। तो वो उस मेथड के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है। तो उसमें जो है उसकी सबकी इवेल्युएशन की जाती है कि कितने प्रॉफिट्स हमें वहाँ से उससे मिलने वाले हैं। अब उसके बाद जब हमने इनको इवेल्युएट कर लिया, उसके बाद उनके लिए फिक्सिंग प्रायोरिटीज़ की, जो प्रपोजल्स हैं उसमें प्रायोरिटीज़ फिक्स की जाती हैं। क्योंकि ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है कि जब उनको इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएट करने के बाद जब वो फोर्थ स्टेप पे आएंगे, तो जो भी अनप्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि जो मेथड हमने अप्लाई किया उस मेथड से हमें पता चलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स या कौन से प्रपोजल्स जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं और कौन से नॉन प्रॉफिटेबल हैं। तो जो प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट नहीं होना है, उस प्रोजेक्ट को हम स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर देते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, उसको आगे फर्दर किसी स्टेज पर नहीं भेजा जाएगा। बट हो सकता है कि हमारे पास जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आ जाएं जिनमें हमें प्रॉफिट हो रहा हो। अब प्रॉफिट हो रहा है बट ऑर्गेनाइजेशन के पास, मैंने पहले बताया था आपको कि फंड्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, बट हमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ता है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो उसके लिए है कि प्रायोरिटीज फिक्स की जाती है कि जिस भी मेथड के अकॉर्डिंगली हमने उनको इवेल्युएट किया है उसके अकॉर्डिंगली उनको रैंकिंग दे दी जाती है, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, जितनी इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने करनी है उस इन्वेस्टमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो इवेल्युएशन के बाद जो नॉन प्रॉफिटेबल है उनको स्ट्रेट वे रिजेक्ट करना है, बट जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो है हमने क्या करना है, देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उनकी रैंकिंग हाई रहेगी, और जिनमें जो है वो प्रॉफिट्स कम है उनकी रैंकिंग जो है वो
लो रहेगी तो प्रायोरिटीज़ फिक्स की जाती हैं। उसके बाद फिर जब आपने प्रायोरिटीज़ फिक्स कर दी तो जो है उसकी फाइनल अप्रूवल होती है। फाइनल अप्रूवल के लिए जो है वो देखा जाता है कि डिफरेंट और जो कमेटी है उस कमेटी ने उसको डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर जो है उसको फिर फर्दर इवेल्युएट करना होता है और अपना जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बजट है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है उसके बारे में उन्होंने डिसीजन लेना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने देखना है कि हमें जो है उसको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए, ताकि हमें पता रहे कि कितने फंड हमारे पास अवेलेबल हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो फाइनल अप्रूवल यानी कि उस प्रोजेक्ट की अगर अप्रूवल हो गई है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है हमारे, अगर उसको इंक्लूड कर लिया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में, उसको जो है डिफरेंट बेसिस पर इवेल्युएट करने के बाद, उसको चेक करने के बाद अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में इंक्लूड हो जाता है तो उसके बाद आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। अब हमने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट तो कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है कि उसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी है वो डिसाइड करेगी उसको जो है वो फर्दर फिर दोबारा से एवेल्युएट करती है। जरूरी नहीं होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में इंक्लूड हो गया उसको इम्प्लीमेंट ही करना है, क्योंकि समय के साथ जो है वो कुछ क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी एक बनाई जाती है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी चेक करेगी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कितना प्रॉफिटेबल है। साथ में उसकी जो है वो एक नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं हम उसको, उस नेटवर्क एनालिसिस के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे PERT एंड CPM। इससे हमें पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट कितना टाइम में शुरू हो सकता है, कितना टाइम में वो कंप्लीट हो सकता है, कब से उससे रिटर्न आनी शुरू हो सकती है। तो टाइम के बेसिस पर उसको एनालाइज किया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो है अगर आपका प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट भी है बट उसका टाइमली कंप्लीशन होना जरूरी है। अगर वो टाइमली कंप्लीट होगा तभी आपको प्रॉपर रिटर्न्स मिल सकती हैं, बट अगर प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता है तो उसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी जो है वो उसका टाइम के बेसिस पर समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव आ सकते हैं या क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, टाइमली वो कंप्लीट हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो उससे कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, अगर उसमें डिले होगा तो कितना नुकसान या कितना रिस्क हमारा बढ़ सकता है, उसके बारे में वो चेकिंग की जाती है। एंड देन अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जब उसकी यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी ने जब उसको अप्रूव कर दिया तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। और इम्प्लीमेंटेशन के होने के बाद यानी कि जब वो प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया, अब पूरा होने के बाद उसका जो है परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो किया जाता है कि स्टेज पे क्या है कि उसको इवेल्युएट किया जाएगा कि आपने जो डिसाइड किया था कि थर्ड स्टेज पे जैसे आपने इवेल्युएट किया था और उस इवेल्युएशन में आपने कहा था कि इससे जो है इस प्रोजेक्ट से हमें इतना प्रॉफिट होगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करने से इतने रिटर्न्स हमें मिलेंगे। तो हम यहाँ पर उस परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं कि एक्चुअल में जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी उस इन्वेस्टमेंट पर उतनी रिटर्न हमें मिल सकी है या नहीं मिली है, कम मिली है, ज़्यादा मिली है। ज़्यादा मिली है तो इट्स ओके कि हमने जितना टारगेट रखा था उससे ज़्यादा हमने अचीव कर लिया था। और अगर वो कम रह जाती है, जो हमारे टारगेट्स हैं उनसे अगर हमारी रिटर्न कम रह जाती है तो फिर हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वो रीज़न क्या है, किन रीजंस की वजह से हमारी जो है वो रिटर्न्स हमारे बजट से, हमारे टारगेट से कम रही है। तो उसके बारे में हम इवेल्युएट करेंगे कि अनफेवरेबल जो वेरिएंसेस हैं या उसमें कमियां हैं उसका रीज़न क्या है, कि उसमें हमारा फॉल्ट है या फिर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनमें कुछ चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से रिजल्ट्स कम आए हैं, तो वो हमें चेक करना होता है। और इसके बाद फिर ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकें। तो वो परफॉर्मेंस रिव्यू में हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि प्रोजेक्ट जो है उस प्रोजेक्ट से प्रॉपर रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं मिल पाए। देन नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट। पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट जो है वो भी हर प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट किया जाता है और इसमें जो है हम देखते हैं कि हमारी जो बजटिंग का जो प्रोसेस है, बजटिंग का जो हमने कंप्लीट जो प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस में कहीं कोई हमारा वीक पॉइंट तो नहीं था जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही या कम रही, या जैसे हम कह रहे थे कि हमारे जो है वो टारगेट्स से ज़्यादा हमने परफॉर्म कर दिया, उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिल गई। तो हम यहाँ पर वो चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं था कि कहीं हमने जो है वो जो टारगेट्स रखे थे या ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे, वो टारगेट्स जो स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए थे कि इतनी रिटर्न मिल जाएगी, वो हमने पहले ही कम फिक्स किए थे और यहाँ पर जो है हमें वो ज़्यादा रिटर्न इसलिए मिली क्योंकि हमने अपने टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स ही कम डिसाइड किए हुए थे। तो अगर वो टारगेट्स कम रखे हुए थे तो गोल्स कम, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न जो हमने डिसाइड की थी वो ही कम रखी हुई थी, तो हो सकता है कि एक्चुअल में उससे ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट में उसकी प्लानिंग प्रोसेस के बारे में जो है वो पूरा चेक किया जाता है कि उसमें ही कहीं हमारे प्लानिंग प्रोसेस में कोई कमी तो नहीं थी जिसकी वजह से, या कोई उसमें कोई और वीक पॉइंट तो नहीं थे, तो या कोई और लैप्सेस तो नहीं थे, कोई और कमियां तो नहीं थी, उनको उनका ऑडिट किया जाता है। और फाइनली क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर की वो तब तक बनी रहती है जब तक वो प्रोजेक्ट जो है वो फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो
जाता। तो जो यह सारा प्रोसेस हमारा तब कंप्लीट होता है जब वो फाइनली जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है वो प्रोजेक्ट या प्रपोजल, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है, तभी हमारा प्रोसेस फाइनली कंप्लीट होता है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर दोबारा से हमें जो है, फिर अगर ये कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा जो है वही सेम प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है कि प्रपोजल्स को आइडेंटिफाई करो, उनकी स्क्रीनिंग करो, फिर उनको इवेलुएट करो, प्रायोरिटीज फिक्स करो, फिर फाइनली उसको जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में इंक्लूड करवाओ, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी जो है उसको अप्रूव करेगी, फाइनली उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, फाइनली उसकी पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट और उसका जो है वो लास्ट डिस्पोजल होगा। तब जो है वो हमारा ये प्रोसेस कैपिटल बजटिंग का कंप्लीट होता है। देन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है ये है काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमें जो है वो किस किस तरह के होते हैं, किस लिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को हमने जो है दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो पहली जो बेसिस है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले वो जो डिसीजंस हैं जो हमारे रिवेन्यूज को इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं उनको हम एक वन पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं, बट उसके बेनिफिट जो हमें ओवर द ईयर्स मिलने होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये ऐसे डिसीजंस हैं जिससे हमारा रिवेन्यू इंक्रीज होता है, और दूसरे वो डिसीजंस हैं जिससे हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो जिससे हमने अपने रिवेन्यूज को इंक्रीज करना है उसमें हमारे जैसे एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी या साइज ऑफ ऑपरेशन, या कोई नई प्रोडक्ट लाइन शुरू करनी है, या किसी नई मार्केट में हमने एंटर होना है, तो उससे हम अपने रिवेन्यूज को बढ़ा सकते हैं, सेल्स को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं इंक्रीज रिवेन्यू डिसीजन, कि हमने अपने रिवेन्यूज को इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो हमारे रिवेन्यूज बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ जो डिसीजन होते हैं दे आर रिगार्डिंग रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो आप अपने रिवेन्यूज को बढ़ा लें या अपनी कॉस्ट को कम कर लें। तो कॉस्ट को कम करने के लिए क्या है कि हो सकता है कि आपकी कुछ पुरानी एसेट्स हैं जो खराब हो गई हैं, उनकी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वॉर्न आउट हो चुकी हैं। तो उसमें क्या है कि उनका जब उनकी वियर एंड टीयर, उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना था कि उस कॉस्ट को कम करने के लिए देखने की हमारे को अभी उनको एसेट्स को रिप्लेस करना है या नहीं करना है। तो रिप्लेस करते हैं तो कितना खर्चा आएगा, और खर्चा आएगा तो फिर उससे हमारी कॉस्ट जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, कितने समय तक उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो डिसीजन हमें यहाँ पर लेने होते हैं कि या तो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, हो सकता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी बढ़ गई हो, और या फिर रिवेन्यूज को इंक्रीज करना है। रिवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में सेल्स रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो है हम नई जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है इसकी, दैट इज in view of investment proposals under consideration capital budgeting decisions may also be classified as, कि उनको जो है investment proposals के accordingly जो है accept reject decisions, mutually exclusive project decisions, और तीसरा जो है वो कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस। इन तीन कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस वो होते हैं कि जिनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता, बस एक जस्ट कट ऑफ रेट या कट ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो डिसाइड कर लिए जाते हैं हर एक मेथड के अकॉर्डिंगली, कि हमें जो है वो मिनिमम इतना चाहिए। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स वो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं उन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो जो प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उस मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाती, उनको स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनको बोलते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, की एक मिनिमम कट ऑफ है या मिनिमम स्टैंडर्ड आपने रख दिया है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड कर लिया, वो मिनिमम जहां पर पूरी होगी, जो प्रोजेक्ट्स उसको पूरा कर देंगे सब एक्सेप्टेड है, और जो पूरा नहीं कर पाएंगे उनको स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजंस वो हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ compete करते हैं, यानी कि आने का मतलब कि एक की एक्सेप्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बाकियों को रिजेक्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास मशीनरी आपने परचेज करनी है, तो प्रोडक्शन के लिए आपने मशीनरी लेनी है, तो आपके पास 2 या 3 मशीनरीज के ऑप्शन है, बट अगर आप एक को सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। तो वहां पर जो है उसमें देखना पड़ता है कि हमें किस प्रपोजल से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो जिस प्रोजेक्ट से, जिस प्रपोजल से हमें जो है, जिस अपॉर्चुनिटी से हमें इन्वेस्ट करने से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी के प्रपोजल्स ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है कि एक प्रपोजल की एक्सेप्टेंस से बाकी के प्रपोजल्स ऑटोमेटिकली जो है उसमें से रिजेक्ट हो जाते हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, एक की एक्सेप्टेंस से बाकी के जो है ऑटोमेटिकली जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं। और तीसरा जो है वो कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस है। कैपिटल रैशनिंग का मतलब होता है कि जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स हमेशा लिमिटेड है, बट इन्वेस्टर उसकी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। डिमांड अनलिमिटेड होने का मतलब कि उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं,
बट फंड्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड है, तो उसमें क्या करते हैं हम कि ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए रैंकिंग डिसाइड करती है डिफरेंट प्रपोजल्स की, और उस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है कि जहाँ तक हमारे पास फंड आपके पास मान लो जो है वो 10 प्रोजेक्ट्स हैं और आपने जो है वो 10 प्रोजेक्ट्स, ऑल प्रोजेक्ट्स आर प्रॉफिटेबल, आपने रैंकिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की रैंकिंग दे दी, तो आप इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने कहा है कि जो रैंक 1 प्रोजेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर सेकंड में करेंगे, फिर थर्ड में करेंगे। बट हो सकता है कि आपने जैसे ही थर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो जितना भी आपके पास फंड्स अवेलेबल थे वो खत्म हो गए थे, तो बाकी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। तो कैपिटल रेशनिंग डिसीजन कि उसमें जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रैंकिंग डिसाइड कर ली जाती है, और जहाँ तक हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसमें है टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो टेक्निक्स कह लो या मेथड्स कह लो कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके बेसिस पर हम जो है वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवेलुएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट आपके सामने बना हुआ है। तो कैपिटल बजटिंग जो टेक्निक है, इन टेक्निक्स को हमने जो है वो मेजरली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है, और 2 जो मेन कैटेगरीज हैं उसमें से पहली आपकी ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स, और दूसरा है टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। तो ये जो पहला वाला मेथड है, इस मेथड में बेसिकली क्या है कि हम ट्रेडिशनल मेथड बोल रहे हैं कि परंपरागत जो तरीके हैं हमारे, उसमें नॉन डिस्काउंटेड यानी कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसके बारे में हमने पहले बताया था पिछली वीडियोस में आपको, तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया था। कहने का मतलब कि अगर जो है वो 1000 रुपीज़ आपको आज की डेट में मिल रहे हैं, 1 साल के बाद मिल रहे हैं, 2 साल के बाद मिल रहे हैं, 3 साल के बाद मिल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को हम 1000 रुपीज़ को 1000 रुपीज़ ही कंसिडर करते हैं। तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया था। और टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में कि जो आपको आज के टाइम पे पैसा मिल रहा है उसकी वर्थ जो है, उसकी वैल्यू को हम ज़्यादा मानते हैं एज कम्पेयर टू कि अगर वो पैसा हमें जो है वो इन फ्यूचर मिलने वाला है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में जो हमारे पास हैं या नॉन डिस्काउंटेड मेथड, इसमें 2 टेक्निक्स हैं, एक पेबैक पीरियड की और दूसरी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की। और इसमें हमारे पास 4 मेथड्स हैं, एक आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का है, एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का है, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का है, और एक टर्मिनल वैल्यू मेथड है। पेबैक पीरियड जो है इसमें यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारा जो पहला मेथड है पेबैक पीरियड मेथड, पेबैक पीरियड मेथड में सिंपली हम मान के चलते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में हमें वापस मिल जाएगी, उस बेसिस पर इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्रोजेक्ट जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेता है उस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम पेबैक पीरियड की, जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम रहेगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट सबसे जल्दी रिकवर हो जाएगी, उस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकंड जो क्राइटेरिया है दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इट इज बेस्ड अपॉन नेट प्रॉफिट, कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट जिसकी हम बात करते हैं, तो उस नेट प्रॉफिट के बेस पर ये मेथड जो है वो डिपेंड करता है, इसलिए इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। तो वो नेट प्रॉफिट किस प्रोजेक्ट से हमें मैक्सिमम मिलेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाती है क्योंकि हमने जो है नेट प्रॉफिट हम निकालते भी हैं अकाउंट्स में और उसके अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो इसमें क्राइटेरिया रहता है कि हाईएस्ट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स में सबसे पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाली जाती है, फिर दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो ज़्यादा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो एनपीवी पॉजिटिव हो जाता है, और अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर एनपीवी जो है वो नेगेटिव होता है तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये डिफरेंस के बेस पे है, ये इन दोनों की रेशो के बेस पे निकाला जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में क्या रेशो है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। अगर आंसर जो है वो 1 और मोर देन 1 आता है तब हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, और इफ इट इज़ लेस देन 1 देन उस प्रोजेक्ट में को जो है वो स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसी रेट है, कट ऑफ रेट निकाली जाती है जिस कट ऑफ रेट पे हमारा एनपीवी जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है वो बराबर हो जाती है। वो कट ऑफ रेट जो है हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें वो रेट जो है वो मल्टीपल टाइम्स चेक करके अप्लाई करके कैलकुलेट करनी होती है। एंड टर्मिनल वैल्यू मेथड, इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद कैश इनफ्लोज होते हैं
हम ये मानते हैं कि उनको हमने दोबारा से किसी न किसी रेट पर जो है वो इन्वेस्ट करना है और फाइनली जो लास्ट में हमें अमाउंट मिलनी है फिर उसको डिस्काउंट किया जाता है। उस बेसिस पर ये मेथड जो है वो डिपेंड करता है। तो इनके बारे में हमने अगली वीडियोज़ में डिटेल में आपको बताएंगे। इसमें है कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बेसिकली 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या है कि नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। इसके 2 बेसिक पार्ट्स हैं, एक पेबैक पीरियड का, एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, और इसमें 4 मेथड्स हैं हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, टर्मिनल वैल्यू मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।